सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी पॉइंट। सो आज से करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अनसॉल्व पेपर, यानी कि हम लोग अनसॉल्व पेपर लगाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग अनसॉल्व पेपर इस नए लेक्चर से लगाना स्टार्ट करेंगे। और अनसॉल्व पेपर भी कैसे लगाएंगे, आज जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे 1 और 2 नंबर के होंगे। और उसके बाद जो सेकेंड आपका लेक्चर आएगा अनसॉल्व पेपर्स का, उसमें आपको एक ही होगा, वही सेट सेम होगा, लेकिन उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया गया होगा। ठीक है। सो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 या 2 नंबर के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर लेके चल रहे हैं हम? 2023 2023 प्रीवियस ईयर लेके चल रहे हैं। और आज सेट 1 कराने वाले हैं। ठीक है। सो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और चैप्टर में मैंने सारे अलग से करवा दिए हैं, सारे नहीं करवाए मैंने। एक आपका वेक्टर अलजेब्रा रहेगा। वेक्टर अलजेब्रा के अंडर ही आपका 3 डायमेंशनल आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर मैंने नहीं करवाए हैं, बट इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहाँ पे विद कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने पहले ही बताया था आपको कि वेक्टर अलजेब्रा सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है, उसमें कुछ भी नहीं। फॉर्मूले के अलावा अगर आप फॉर्मूले आते हैं देन आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेट कौन सा लगा रहे हैं? सेट 1 लगा रहे हैं। ठीक है। 2023 का सेट 1 लगा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछी गई है आपसे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दी गई है, ये आपके वो ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई प्लस टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/5। क्या है? 1/5। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 1/5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। ठीक है। आपको क्या बताना है? डिग्री बताई गई है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से आपको टैगल आउट करवाया, बहुत अच्छे से अलग से सॉल्व कराया और डायरेक्ट डिग्री कैसे हम निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोग पावर है वो इक्वालिटी के बेस में है या कि नहीं। मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर हमारी। क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी पावर फ्रैक्शन में आ रही तो उसको आपको टैगल आउट करना है, उसको मतलब सॉल्व करना है। ठीक है। बेसिकली सी बात है, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो उसको आपको सॉल्व आउट करना है। अब सॉल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 5 है, 1/5 है। पावर क्या है? 1/5। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/5 से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। पावर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स कि ये जो 1/5 पावर है इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर हमारी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये पावर भी फ्रैक्शन से एक आपका पॉजिटिव वे में चेंज हो चुकी है। ठीक है। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको, जितना ज्यादा ऑर्डर होता है उसके ऊपर जो भी पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाती है। मतलब डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम ऑर्डर हो गया उसके ऊपर की पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। डेरिवेटिव की फिर से मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है। ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर। ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर जितनी भी पावर होगी वही डिग्री होगी। वही क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। वही डिग्री कहलाएगी। ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर जितनी भी आपकी पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑर्डर हमारा है, ऑर्डर कितना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, dy बाई डी एक्स है, ठीक है, डेरिवेटिव है, लेकिन ये कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर जितनी बार होगी, मैक्सिमम ऑर्डर कितनी बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है। मैक्सिमम ऑर्डर कितनी बार, 2 बार हुआ है, तो 2 बार मैक्सिमम ऑर्डर हुआ है। अब अगर मैक्सिमम ऑर्डर 2 बार है तो उसके ऊपर जितनी भी पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी, यानी कि हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। डिग्री कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो आंसर जो इसका होगा वो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 1/5 लगा देते हैं भाई, वो क्या सोचते हैं यार कि डेरिवेटिव के ऊपर हमें पावर देखनी है, वो सीधा 1/5 लगा देते हैं। 1/5 नहीं होगा, ठीक है, आपको पहले चेंज करना होगा, फ्रैक्शन से उसको सिंपल वे में चेंज करना होगा, फिर आपको क्वेश्चन को टेबल आउट उसमें डिग्री फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन आपका लगभग 3 या 4 नंबर का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने कितने मार्क्स का दिया है इसको, 1 नंबर का दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको कैसे टैकल आउट करेंगे, मैंने अलग से इसको कराया है, ठीक है। हमें क्या पता है, देखिए हमें एक आइडेंटिटी पता होती है, हमें क्या पता है, एक आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी होती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2x + 1 = 2 cos स्क्वायर एक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ आपने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं, वो भी 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x के कितने फॉर्मूले आपने पढ़े, 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज होगा, cos 2x का फॉर्मूला मुझे cos के टर्म में यूज करना होगा, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले। अगर मैंने इस क्वेश्चन को समझाया, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स आ जाता है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, पहले किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स की पहले वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे निकलेगी देखेंगे जरा। ये 1 माइनस का इधर है, इधर लाके इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos 2x + 1 = 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स के पास जो 2 है वो हम इसमें डिवाइडेशन में भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो cos 2x + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम cos स्क्वायर एक्स की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, cos 2x + 1/2, ठीक है। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x + 1/2 इंटू dx। अब चाहे आप इसको सेपरेट करके कर लीजिए सॉल्व, या फिर ऐसे ही कर लीजिए। चलिए मैं सेपरेट करके बता देता हूँ आपको। ये क्या है, 1/2 पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस 1 इधर अलग सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, और एंगल का जो 2x होता है वो डिवाइडेशन में आ जाता है, वो क्या होता है, एंगल का 2x जो है वो डिवाइडेशन में 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/4, या फिर इसको क्या लिखूंगा, sin 2x/4 प्लस x/2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। sin 2x/4 प्लस x/2 प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे मैंने सॉल्व किया, आपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़े हैं, cos 2x के 2 cos स्क्वायर एक्स -1 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक होता है cos स्क्वायर एक्स - sin स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, शायद, या फिर हो सकता है 1 + tan स्क्वायर एक्स हो, या फिर अपॉन में 1 - tan स्क्वायर एक्स हो, ठीक है। तो tan वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बाकी सारे मुझे बहुत अच्छे से लर्न है, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे cos का फॉर्मूला cos के टर्म में ओपन करना था, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर के टर्म में ओपन करना था, वहां से उसके बाद हमें सिंपल सा सॉल्व आउट करना चाहिए था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन था ऑप्शनल का, ठीक है।
तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये सारे 1 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था मैं देखता हूँ जरा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका था द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए गए हैं। जस्ट सपोज दैट, मैं अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, द एंगल बिटवीन द vectors, angle between the vectors 2 I cap plus j cap plus 3 k cap and 3 I cap minus 2 j cap plus k cap will be, से क्या पूछा गया है, एंगल पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया, एंगल पूछा गया। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 30 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका cos इनवर्स 1/14 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये चैप्टर मैंने नहीं करवाया, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने वेक्टर अलजेब्रा के कोई चैप्टर नहीं करवाया, कोई भी चैप्टर नहीं करवाया, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा नहीं करवाया और 3 डायमेंशनल भी मैंने नहीं करवाया है, प्रोबेबिलिटी नहीं करवाया और लीनियर प्रोग्रामिंग भी नहीं करवाया। बट मैंने यही बताया था आपको, जितने भी क्वेश्चन फंसेंगे वो सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर ये क्वेश्चन आया, क्या पूछा गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर कितने हैं, एक वेक्टर ये दिया गया, एक वेक्टर ये दिया गया, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था आपको, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल में सारा खेल आपका फॉर्मूलों का है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं देन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है वेक्टर अलजेब्रा से, ठीक है, और या फिर 3 डायमेंशनल से भी। 3 डायमेंशनल भी सारे फॉर्मूले के खेल है, ठीक है। 3 डायमेंशनल के क्वेश्चन भी सारे फॉर्मूले के अंडर में आते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जब भी आपसे एंगल पूछ लिया जाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब भी आपसे एंगल पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब ये मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी के वेक्टर क्या होता है, ये मॉड नहीं है, इसको फुल फॉर्म में फुल अगर नेम पढ़ा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जो आप मॉड पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इस रिस्पेक्ट में वेक्टर के केस में बता रहा हूँ मैं, वेक्टर के केस में बता रहा हूँ, जो मॉड आप पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये ए वेक्टर क्या है, ये, और ये बी वेक्टर क्या है, ये। इसको जरा देखते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। आपको एक चीज याद रखनी, पता है क्या, जब भी आपका आई कैप इंटू आई कैप हो, ये क्या होगा 1, जे कैप इंटू जे कैप हो, ये क्या हो जाएगा 1, के कैप की मल्टीप्लाई के कैप से हो तो ये क्या हो जाएगा 1। ये आपको याद करना है, ठीक है। और आई जे के साथ जब होता है तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो आई इंटू आई अगर दिखा जाए तो आपको क्या लिखना है, 1, जे कैप इंटू जे कैप हो तब भी 1, के कैप इंटू के कैप हो तब भी 1 लिखना है, ठीक है। अब जरा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप मल्टीप्लाइड विद, किसके साथ मल्टीप्लाई है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हमें करवाना है, देखते हैं जरा, ठीक है। तो 2 इंटू 3, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, और 3 इंटू 1, ठीक है। इसको जरा सॉल्व आउट करते हैं, तो 3 2 6 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है, और 6 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 आपका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7। हमारे पास कितना आ जाएगा 7, यानी कि ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर जो हमने किया है वो कितना आया है 7 आया, पॉजिटिव का 7 आया है आपका, ठीक है। अब जरा हम सॉल्व करते हैं मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड को सॉल्व करना बहुत ईजी है आपका। जब कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोला जाए तो आपको इसके स्केलर प्रोडक्ट का रूट अंडर में स्क्वायर करना है, अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जैसे
मैंने अंडर रूल रखा है, इसके स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ए वेक्टर के 2 1 3 क्या है, जो आई जे के जो कोफिशिएंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर वेक्टर, क्या बोलते हैं, स्केलर, क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। आई जे के जो कोफिशिएंट है उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट का रूट अंडर के अंदर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और प्लस 1 14, रूट अंडर 14 हो जाएगा। ऐसे ही जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्केलर कंपोनेंट का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और -2 का स्क्वायर क्या करेंगे, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा और प्लस 1 का 1, तो 9 4 13 1 14 ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास निकल के आया है वो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कितना आया, 7, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कितना है, 7, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, रूट अंडर 14 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, रूट अंडर 14 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। अब जरा देखिए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 रूट 14 इंटू रूट 14 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 14 14 7/14, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, क्या लिख सकता हूँ, 1/2। और मुझे क्या निकलना है, एंगल, तो मैं क्या करूंगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 की वैल्यू है, कॉस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 60 की वैल्यू है, सॉरी कॉस 60 की, और कॉस 60 डिग्री इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉस 60, कॉस से हमारा 1 बन जाएगा और हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। थीटा हमारा क्या आएगा, 60 डिग्री हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। ये ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं बनते लेकिन जो सिंपल वे में 1-2 नंबर के क्वेश्चंस वो बनते हैं आपके, वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो हमारा 60 डिग्री आपका आंसर निकल चुका है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में उतार देता हूं एक बार, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स if the number of elements of two finite set of two finite set A and B are M and N respectively, then total number of relations from A to B will be, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट A and B are M and N, then the total number of relations from A to B is पूछा गया है, ठीक है। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं ये भी कह सकता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का एक फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट, सेट कौन कौन से, ए एंड बी तो कोई दो सेट है, ठीक है, जिसमें एम एंड एन ये क्या है, एलिमेंट्स है, एम एंड एन क्या है, एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया, तो कितने सेट हैं आपके, दो, कितने सेट हैं आपके, दो, कौन से, ए एंड बी। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जब भी पूछे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए क्या करेंगे, जो भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि m इंटू एन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर m इंटू एन की प्लेस पे यहाँ पे कोई संख्या दी गई होती, जैसे सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट A and B is 3 and 2 रिस्पेक्टिवली, तो मैं क्या करता, 2 की पावर में 3 इंटू 2 करता, यानी कि 2 to the power 6,
और इस 2 टू द पावर 6 जितना मैं सॉल्व करता यानी कि क्या करता मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64 यानी कि इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते 64। ये एक फॉर्मूला भी है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। जनरली लोगों को लगता है यार इसमें थोड़ा फंस थोड़ा कुछ और होगा, नहीं कुछ और नहीं होगा, ठीक है। जनरली सिंपल सा फॉर्मूला है ये, फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही टैकल आउट किया जाएगा। कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेट्स की पावर बना देते हैं, ठीक है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन था आपका ऑप्शनल में, 5 ऑप्शनल के क्वेश्चन आते हैं आपको, 4 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन देखते हैं जरा, ठीक है। if a is equal to 1 2 3 comma b is equal to 2 3 4, ठीक है, गिवन है। देन द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन पूछा गया कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इसको ऑप्शन के हिसाब से ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला ऑप्शन है आपका 1 2 1 3 2 3 3 3, और मुझे लगता है मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के सारे केसेस आपको पढ़ाए हैं। 1 3 2 4, थर्ड ऑप्शन है 1 3 2 2 3 3, फोर्थ ऑप्शन है 1 2 2 3 3 2 3 4, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा गया फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। चलिए जरा इसको देखते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को टैकल आउट करते हैं, ठीक है। ए दिया गया है, कोई सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। बी कोई सेट है, ठीक है, जिसमें 2 3 4 तीन एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है। अब जरा सेटिस्फाई करते हैं। फंक्शन की कंडीशन आपको पता है, ठीक है। 1 फंक्शन क्या होता है, 1 2 फंक्शन क्या होता है, मैनी वन, और इनटू फंक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पता है अच्छे से, ठीक है। देखते हैं जरा पहली कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। पहले 1 का 2 के साथ रिलेशन, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, सिंगल इमेज है, ठीक है। 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। क्या आपको मैंने कभी ये बताया है कि एक सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए? सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज कभी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया है सिंगल एलिमेंट की कभी भी 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज जरूर हो सकती है, 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है, लेकिन सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये फंक्शन रहने से रहा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन के ऊपर आते हैं जरा, ठीक है। 1 को 3 के साथ मिलाएंगे, 1 को 3 के साथ, ठीक है। 2 से 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, चलो ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपका डोमेन में 4 तो 3 की तो इमेज ही नहीं बन रही है। डोमेन में तो 3 की इमेज ही नहीं बनी भाई। डोमेन में अगर 3 की इमेज में इससे भी बनवा देता ना, रेंज हमारा बच जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डोमेन का हमारा इमेज बनना जरूरी था, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका कैसे भी फंक्शन नहीं बन सकता, ठीक है। इसको भी कैंसिल आउट करते हैं। अब जरा थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। 1 का 3 के साथ रिलेशन, ठीक है। 2 का 2 के साथ रिलेशन, ठीक है, और 3 का 3 के साथ रिलेशन, ये भी ठीक है। 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है, 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है। मैंने फिर से कहा आपसे, 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है। कोडोमेन में भी आपको कोई एलिमेंट बच सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे रेंज पूछी जाए कितनी है, तो 2 और 3 रेंज है, 2 और 3 रेंज है। रेंज क्या है, रेंज पूछा जाए तो 2 3, कोडोमेन पूछा जाए तो क्या है 2 3 4, और डोमेन पूछा जाए
तो क्या है 1 2 3, ठीक है, रेंज आपका 2,3 है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सारी की सारी कंडीशन आपको पता है रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक एक नंबर का थोड़ा थ्योरी वर्जन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है बी वाला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। फाइंड द differential equation of the family of curve y is equal to a sin x plus b, where a and b are arbitrary कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y is equal to a sin x plus b where a and b are arbitrary constant। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने नहीं पढ़ाया, लास्ट की एक्सरसाइज मैंने ड्रॉप आउट करवा दी थी, मैंने बताया बिता रीजन उसके पीछे का, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है आपका दूसरी एक्सरसाइज से शायद आया हुआ है, ठीक है, दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ये आया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और होना भी चाहिए यार, इतनी वैल्यू है इसकी, 2 नंबर की भी वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। क्या है, मैंने बताया था आपको जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिखे उतनी बार आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आपको उतनी बार डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और इक्वेशन का भी सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें कितने आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, मुझे तो 2 दिख रहे हैं, ए एंड बी। तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जरा इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फर्स्टली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी आर टी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज, कॉन्स्टेंट है, साइन का कॉस हो जाएगा, एक्स प्लस बी का एक्स प्लस बी एज इट इज, और बी का 0 और एक्स का 1 हो जाएगा। यानी कि पहली बार जब डिफ्रेंशिएट किया है तो क्या आएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी। पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अनदर टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए कांस्टेंट है, बाहर है, कॉस का माइनस साइन, माइनस बाहर ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, और इस एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या निकल के आया, इज इक्वल टू माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी। अब बहुत लोग पता ही क्या कहेंगे, भैया यहाँ पे सॉल्व तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी मौजूद है। मैंने कहा सॉल्व हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इक्वेशन सेम इक्वेशन y की तरह बन चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y। माइनस क्यों? क्योंकि ये एक माइनस लगा था सब्सट्रैक्शन का साइन, ठीक है। सो सब्सट्रैक्शन का y, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस के y को इधर कर लेंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। कौन से कर्व की? जो कर्व हमारी y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी दी गई थी उसकी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है, if 2
PA is equal to PB is equal to 5/13 and P A by B is equal to 2/5, then find probability of A union B। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी होगी और उसके लिए थोड़ा टिपिकल भी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब फर्स्टली इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़ाया, फिर भी मैं कह रहा हूँ मैंने प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़ाया, उससे हमारा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन अब आया हुआ है, तो अगर मैं इसको ना बताऊं तो दिक्कत है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा बहुत फॉर्मूलों का खेल है आपका, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है। क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, probability of A intersection B upon probability of A upon probability of A intersection B upon probability of B, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। probability of A by B अगर आपको दिखाया जाए, probability of A by B दिया जाए, सारे एक दो नंबर के क्वेश्चंस आपके फंसते हैं, वो सारे फॉर्मूले के ऊपर पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में भी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। और एक जो मेन फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है कि जब कोई कभी भी, ठीक है, जब कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपसे पूछा जाए तो ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। इन दो फॉर्मूलों से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपसे पूछा गया, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब जरा देखते हैं हमें क्या दिया गया, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि इक्वल है किसके? 5/13 के, 5/13 के इक्वल। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकाला जाए तो ये कितना होगा? 5/26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 2 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगा, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है वो कितना है? 5/26। कितना है? 5/26, ठीक है। अब जरा इस पर रख के देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 5/26 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/13 है। कितना है? 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। फॉर्मूला है ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमारे पास कितनी दी गई है? 2/5। कितनी है? 2/5। इसकी मल्टीप्लाई किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 5/13। कितनी है? 5/13। इस 5 से ये 5 हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब जो है इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 13 टू जाए, यहाँ पे 26 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 5 टू जाए 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये क्या है? 2/13 है। क्या है? 2/13। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 26 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ऊपर 15 है और यहाँ पे 13 है। 13 को 26 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तभी 2 से ऊपर करना पड़ेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा हमारे, ठीक है। आप 15 माइनस 4 करेंगे तो 11/26 ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11/26 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हमारा पूछा गया था उसका आंसर हमारे पास कितना निकल के आया है? 11/26 आंसर निकल के आया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, 2 फॉर्मूलों के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी है भाई, सॉल्व द
एन इक्वालिटी है, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन है यार, 8x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जानते हैं यार, कैसे सॉल्व होगा। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 8 करेंगे, यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4 निकल के आएगी, यानी कि जो हमारे 2 पॉइंट निकलेंगे वो इन्फिनिटी से 4 निकलेगा, ठीक है। इन्फिनिटी से कितना निकलेगा, 4 है, ठीक है। शायद माइनस नहीं, सॉरी माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। माइनस का इन्फिनिटी होगा यार, ठीक है। माइनस का इन्फिनिटी से 4, क्योंकि लेस देन का साइन था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन था, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, हटाओ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब आ रहे हैं क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द coordinates find the coordinates of the point which divide the line, which divide the line joining the points, joining the points 2, -5, 1 and 1, 4, -6 internally in the ratio, internally in the ratio 2:3। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, कोऑर्डिनेट जो है 3D डायमेंशनल का क्वेश्चन है, शायद 3D डायमेंशनल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -5, 1 एंड 1, 4, -6 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट करेंगे, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है हमारे पास, उससे हम इसको टैकल आउट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखने, सारे के सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले, वो सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं अच्छे से, ठीक है। जब भी आपका इंटरनली बोला जाए और एक्सटर्नली बोला जाए तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। P ऑफ x, y, z इग्नोरेट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ, जैसे ये कोई लाइन है, क्या लाइन है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। और उसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, z है, ठीक है। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। पॉइंट A कितना दिया गया है, 2, -5, 1, ठीक है। और पॉइंट B कितना है, 1, 4, -6 दिया गया, और ये किस रेशियो में काट रहा है, 2:3 में काट रहा है, ठीक है, 2:3 में काट रहा है। तो जब भी आपको इंटरनली या एक्सटर्नली की बात आ जाए तो पॉइंट ऑफ x, y, z कैसे निकलेगा, ये आपका m x2 m x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये x पॉइंट के लिए, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये y पॉइंट के लिए, m z2 प्लस n z1, ये m प्लस n, ये इंटरनली काटेगा पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए, यहाँ से x पॉइंट निकलेगा, यहाँ से y पॉइंट निकलेगा, यहाँ से z पॉइंट निकलेगा, ठीक है। ये इंटरनली की बात करता है, ठीक है। अगर एक्सटर्नली की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, सेम m x2 माइनस एल x1 कर देना है। आपकी नेगेटिव का साइन जहाँ पे भी पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। m y2 माइनस n y1 ऑन m माइनस n
एम जेड वन माइनस एन एम जेड टू सॉरी माइनस एन जेड वन ऑन एम माइनस एन। ठीक है, ये एक्सटर्नली के लिए ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं इसको। ठीक है, ये जब भी आपका इंटरनली के लिए बोला जाए और ये कब जब भी आपका एक्सटर्नली के लिए बोला जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एम कितना है, एम हमारे पास 2 इंटू एक्स टू कितना है 1 प्लस 3 इंटू 3 क्या है एन है और x2 ये 1 हो गया और x1 कितना है 2 है अपॉन 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 कॉमा m यानी कि 2 y2 कितना है 4 है प्लस n 3 इंटू y1 कितना है -5 है अपॉन 5 कॉमा 2 z1 कितना है -6 प्लस n यानी कि 3 और z2 कितना है 1 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो पॉइंट निकाल के देखते हैं। तो 3 2 6 प्लस 2 कितना करेंगे 8/5 आ जाएगा x पॉइंट और यहाँ से 5 3 15 और 4 2 8 8 प्लस 7 -7/5 कितना आ जाएगा -7/5 आ जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, 6 2 12 एंड 3 माइनस का 9/5 ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पॉइंट निकल के आएंगे। ये पॉइंट कौन से पी पॉइंट है जो कि लाइन को डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली इन द रेशियो, लाइन को डिवाइड कर रहे हैं कौन से इंटरनली इन द रेशियो में। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब जरा देखते हैं बी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सॉरी थर्ड का बी क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are represented by a वेक्टर, जिसकी दो साइड रिप्रेजेंट की गई। ए वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर आपका दिया गया है। ठीक है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब आपको क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, find the area of triangle when sides are represented by a vector and b vector। वेक्टर कौन कौन से हैं, साइड्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर के केस में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इस ए क्रॉस बी को कैसे सॉल्व आउट करते हैं जरा देखेंगे। ए क्रॉस बी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी को हम लोग सेम आई जे के। अब यहाँ पे ए वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं यानी कि 3 -1 5 और यहाँ पे बी वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट यानी कि 1 2 -1। अब इसको सीधा डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया है, डिटर्मिनेंट की तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है ना। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 यानी कि 1 माइनस 10 आई कैप माइनस माइनस इसको बंद करेंगे। ठीक है, -3 एंड 5 -5 जे कैप प्लस इसको बंद करें 3 2 6 प्लस 1 6 प्लस 1 के कैप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -10 इंटू -10 -1 है, -10 प्लस 1 है तो -9 आई कैप। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 जे कैप हो जाएगा और 6 प्लस 1 7 के कैप हो जाएगा। ठीक है, -9 आई कैप और प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, अब
हमें क्या करना है, ये तो a क्रॉस b हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या बताया था आपको, स्केलर का क्या करना है, स्क्वायर रूट, यानी कि 9 9 जा 81 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, और 7 7 जा 49, और इसका जब रूट अंडर करेंगे तो ये 194 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 194 आ जाएगा, ठीक है। और ये a क्रॉस b आपका आ चुका है, तो हाफ ऑफ रूट अंडर 194 ये हमारा आंसर निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको इतना ही लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर यूनिट आगे लगा देना, ठीक है। आगे क्या करना है, स्क्वायर यूनिट लिख देना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेट हम लगवाने वाले हैं आपको। और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा उन दोस्तों के पास जो इंटरमीडिएट में हैं, शायद थोड़ी सी उनको मदद मिल जाए, ठीक है। सो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। गिवन है, थर्ड का बी पार्ट है, ठीक है। टू इंटीजर among 1 to 11 are selected at random, if their sum is even, then find the probability that both integers are odd, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व आउट होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का और प्रोबेबिलिटी का, दोनों का कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपने सिलेक्शन और अरेंजमेंट का केस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट ईयर में, ठीक है। क्लास फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे से आपने होप पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा होगा, आगे जब आप बढ़ेंगे कॉम्पिटिशन लाइन में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के और प्रोबेबिलिटी के कंबाइन होकर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट करेंगे जरा ये देखते हैं, ठीक है। देखिए टू इंटीजर्स हैं 1 to 11, ठीक है। नंबर्स कितने हैं जरा एक सेट बना लेते हैं, ए है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, नंबर्स है। अब जरा देखते हैं रैंडमली सेलेक्ट किए गए, ठीक है। इवन नंबर का एक सेट बना लेते हैं, ऑड नंबर का एक सेट बना लेते हैं। ऑड नंबर देखते हैं, द ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9 11, ये कितने ऑड नंबर है। द इवन नंबर, इवन नंबर देखते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टू इंटीजर among 1 to 11 आर सेलेक्टेड रैंडम इफ देयर सम इज इवन, सम क्या होना चाहिए, इवन। और इवन सम कैसे आएगा, जब आप जानते हैं इवन सम तभी आएगा जब आप दो ऑड संख्याओं को जोड़ेंगे, जब भी आप दो ऑड संख्याओं को जोड़ेंगे तभी आपका इवन सम आएगा, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इंटीजर्स आर ऑड, ठीक है। जरा प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंटीजर्स आर ऑड, इंटीजर्स आर ऑड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंटीजर्स आर ऑड, ठीक है। जैसे हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर कितने हैं ऑड, 6 हैं। अब सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, नंबर कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, 6। टोटल नंबर कितने हैं, ऑड। टोटल नंबर में ऑड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल नंबर में ऑड की बात कर रहा हूँ, कितने 6 आपके पास। सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। मैंने 2C 6 2C किया है, ठीक है। अब जरा जो लास्ट में क्या करते हैं, सम की बात करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर आपके कितने भाई, 11, कितने हैं 11। सेलेक्ट कितने करने हैं, 2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिया, आपको सी नहीं समझ में आ रहा होगा,
सी नहीं समझ में आ रहा होगा और सी आपको समझना भी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का खेल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का खेल है। जब भी आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे, ठीक है, बड़ी क्लास क्या मतलब कॉम्पिटिशन लेवल पूछेंगे, तभी आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन का वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ऑड नंबर आपके कितने हैं, टोटल 6। ऑड नंबर कितने हैं आपके, टोटल 6, जिसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने, 2, जिसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने, 2। क्यों, क्योंकि हमने बताया रैंडम इफ देयर सम इज इवन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इंटीजर। बोथ का मतलब 2 होता है। ठीक है, और नीचे हम क्या लिखते हैं, आउटकम। नीचे हम क्या लिखते हैं, फेवरेबल। ऊपर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, नीचे क्या होता है, टोटल आउटकम। तो मैंने समझ लीजिए ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम लिखा है। टोटल कितने, 11, और सेलेक्ट कितने करने, 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है, 6 2 बार, 6 को 2 बार कैसे लिखेंगे, इसको एक बार 6 लिखेंगे इंटू 2 है। ठीक है, तो यानी कि 6 को 2 बार हमें ओपन आउट करना है, यानी कि 6 इंटू 5 करना है। ठीक है, ऐसे ही 11 इंटू 11 C2 है तो 11 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे कैसे हुआ, मैं ये नहीं अभी बताना चाहूंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल एक ही लेक्चर में आपको सारा कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये 3/11 हमारी आंसर निकल जाएगा। 3/11 हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 3/11 हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक और था जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपका आया हुआ था। और अगर आगे ऐसा क्वेश्चन दिखता है, मैंने ये कैसे लिखा था मैं ये भी आपको बताऊंगा। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, कंबाइन करके आया हुआ था। बहुत कम देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, लेकिन मिलते तो हैं यार, मतलब होप मिलेंगे तो है ही। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। 2 नंबर का नहीं होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ 2 नंबर को इसे आना नहीं चाहिए, बट ये 2 नंबर का दिया गया है तो मैं भी आपको करवा रहा हूँ 2 नंबर के अंडर में। नहीं, ये 2 नंबर का है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आज जो जैसा कि मैंने बताया आपको 2 नंबर और 1 नंबर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको टेकल आउट आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, जो 2-4 क्वेश्चन छूट गए वो मैं अगली क्लास में भी उसमें अपलोड कर लूँगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट का सी क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट का सी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन है ए वेक्टर 2 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप एंड बी वेक्टर दिया गया है माइनस I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप। ठीक है, एंड सी वेक्टर दिया गया है, एंड सी वेक्टर है 3 I कैप प्लस J कैप आर such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find the value of lambda। अभी एक क्वेश्चन और है, वो भी भाई 4 नंबर के आना चाहिए था, लेकिन उसको दिया नहीं है, 2 ही में दिया है, उसको भी कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया गया है 2 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, बी वेक्टर दिया गया है माइनस का I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप एंड सी वेक्टर 3 I कैप प्लस J कैप आर सच दैट A प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। एक कंडीशन होती है, बताइए, जब भी आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर बोल दिया जाए तो ये हमेशा 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। हमेशा याद रखना है, जब भी 2 वेक्टर किसी तीसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहले ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर को निकालते हैं। ठीक है, यानी कि 2 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप प्लस
लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कराना है बी वेक्टर की, यानी कि माइनस का आई लैम्डा माइनस का लैम्डा आई कैप हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। अब जरा आई को एक पास लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। मैंने क्या किया, आई जे के को एक साथ लिया है, यानी कि आई वाले वेक्टर्स को एक साथ, जे वेक्टर को एक साथ, जे कैप को एक साथ, के कैप को एक साथ लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी जो टोटल आया हुआ है ना, इसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर हमारे पास क्या है 3 आई कैप प्लस जे कैप क्या है प्लस 0 के कैप प्लस 0 के कैप मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा इसके साथ मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, और ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल। क्यों, कंडीशन ही होती है जब भी दो वेक्टर तीसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, ठीक है। 3 इंटू 2 3 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, आई कैप इंटू आई कैप मैंने बताया था आपको 1 हो जाता है, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 1 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, जे इंटू जे कैप 0 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या है 0 इंटू 0 कराएंगे 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इंटू के वेक्टर हो जाएगा, के वेक्टर 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। इसका तो 0 से मल्टीप्लाई करा के 0 हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा को उधर ले जाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8। लैम्डा इज इक्वल टू जो हमारा आंसर निकलेगा वो 8 निकलेगा, ठीक है। सॉल्व करने का खेल था, एक प्रॉपर्टी थी, बस उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आज का करवाने जा रहा हूँ मैं, सेट 1 के फोर्थ का डी पार्ट, फोर्थ का डी पार्ट है सर, ये फोर्थ का ई पार्ट है सर, ठीक है, फोर्थ का डी पार्ट है, ठीक है, फोर्थ का डी पार्ट, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं अगर इस क्वेश्चन को होता ना मैं 5 मार्क्स का जरूर रखता, लेकिन एग्जाम में मुझसे होशियार है, थोड़ा मेहनत करवाना चाह रहा है यार, 3 घंटे आपके पूरे लेना ही चाह रहा है, मतलब 3 घंटे आपको बिल्कुल रेस्ट करने का मौका नहीं देना चाह रहा, ठीक है। और जाहिर सी बात है भाई, एक साल आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बेहतरीन वे में बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। इसको क्या करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बोला गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये किस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब मॉडर्न लेवल है, टफ लेवल है, कैसा है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये होमोजीनियस के ऊपर बेस है या वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर बेस है या लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर वाला क्वेश्चन है, लीनियर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, बताइए आप। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे हम पहले क्या चेक करेंगे, पावर, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन को देखा नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई को इसी तरफ रखेंगे, इसको राइट हैंड साइड भेजते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखते हैं तो डी वाई इधर आई और डी एक्स को इधर ले लेते हैं, पॉइंट में आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे भैया हम पावर को चेक करते हैं, तो पावर को मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रूव करना है, सॉल्व क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको प्रूव नहीं करना है, आपको प्रूव नहीं करना है, बस देखना है कि होमोजीनियस है या वेरिएबल है, नहीं है, प्रूव नहीं करना है। 2 नंबर में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। ये आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर जरा देखते हैं 1 1, नीचे वाले की पावर 1 1, तो जो लैम्डा ऊपर से निकल के आएगा वही लैम्डा की पावर नीचे से निकल के आएगी। जब लैम्डा की पावर सेम होगी तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1। तो जब लैम्डा की पावर 0 आ जाती है, सेम या पावर मैं कहूँगा सेम आ जाती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाता है। और जब भी आपका क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव हो जाता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, y की प्लेस पे vx को पुट करके, y की प्लेस पे क्या पुट करते हैं vx को, y की प्लेस पे क्या पुट करते हैं vx।
तो मैं क्या कहूँगा, सिंस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख सकता हूँ, क्वेश्चन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट y इज इक्वल टू vx, y को क्या लिखेंगे vx, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे vx, ठीक है। जरा इसको डिफरेंशिएट भी करना होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी, एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स की प्लेस पे क्या लिखना है, एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी पुट करना है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट करना है वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई की प्लेस पे वी एक्स पुट करना है, ठीक है। एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एक्स ऊपर से कॉमन लेंगे, ठीक है, फिर अंदर क्या आ जाएगा वन प्लस वी, नीचे से एक्स कॉमन लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस वी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ठीक है। ए वी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में था, जब मैं इसको राइट हैंड साइड लेके आया तो ये माइनस का आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं, तो एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ये क्या हो जाएगा माइनस का वी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा वन माइनस वी से माइनस का वी प्लस का वी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे तो सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल का मेथड लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, ठीक है। लगाते हैं जरा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, डीवी के पास वी वाले टर्म को ले जाते हैं, वी वाले वेरिएबल को, और dx के पास x वाले वेरिएबल को ले जाते हैं। सेपरेट ना भी है यार वेरिएबल सेपरेबल, उससे ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है। पता नहीं एग्जामिनर क्या सोच के इसको 2 नंबर में दिया था यार, कोई बात नहीं, एग्जामिनर का मन था, सो हमारा भी मन है इसको सॉल्व करने का। देखते हैं इसको। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन वन बाई एक्स। ये कहाँ से आया भाई, ये जादू हो गया, सेकंड है ना, जादू हो गया। जैसे क्या किया मैंने, देखिए वन माइनस वी को मैंने डीवी के साथ वी वाले वेरिएबल्स को लिखना पसंद किया है, ठीक है। क्यों, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, पसंद नहीं किया लगाना ही, ठीक है। वन माइनस वी को ऊपर ले गए, फिर वन प्लस वी स्क्वायर को नीचे लाए, ये डीवी के साथ था, और डी एक्स को एक साथ रखना था, डी एक्स इधर ले गए और ये एक्स फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब क्या करूँगा मैं, सेपरेट करके इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ इधर, ठीक है, किसी काम का नहीं है, लेकिन आपके काम का है, थोड़ा उतार लीजिएगा। और क्वेश्चन लगा रहे हैं, थोड़ा रब में जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, ठीक है। ये क्या है, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। ये क्या है, वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। हो चलिए, ये आपको याद रखना है कि भाई हमने y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था, y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था। यहाँ से v की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, y बाई एक्स निकलेगी, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट करूँगा, वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेता हूँ, लेट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेता हूँ। तो इसको सॉल्व जब करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो टू वी और डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वन, और यहाँ से जब डी वी की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी टी के अपॉन में टू वी आ जाएगा, डी टी के अपॉन में टू वी आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें जरा देखते हैं 1/1 + v², ठीक है, dv माइनस v अपॉन t और dt के अपॉन में 2v, ठीक है, v से v कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या है 1/x इंटू dx, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 1 + v², ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t, ठीक है, और इधर तो क्या हो जाएगा log x + c, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं t और v को चेंज आउट करता हूँ, बस ये हमारा क्वेश्चन कैंसिल, ये क्वेश्चन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, डिफेंड हो जाएगा हमसे। tan इनवर्स v की प्लेस पे क्या लिखना है, tan इनवर्स v की प्लेस पे क्या लिखना है y/x के टर्म में क्वेश्चन था तो y/x के टर्म में हमें आंसर भी लाना होगा 1/2 log t की प्लेस पे क्या लिखना है, t की प्लेस पे 1 + v², t की प्लेस पे 1 + v², क्यों, क्योंकि हमने v 1 + v² = t माना था, ठीक है। इधर क्या होगा log x + c, ज्यादा सॉल्व आउट नहीं करना भाई कि log इधर भी लगाओ log उधर भी लगाओ, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से करना है, ये काफी हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 1/2 log 1 + v की प्लेस पे y/x यानी कि y²/x²। आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा, और चाहे तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, x² को इधर निकाल के इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के जो दो 1 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन थे, सारे के सारे मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। होप आपको बहुत अच्छे से लगे होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे मेरा ये टॉपिक, ठीक है। आगे जो सेकेंड लेक्चर होगा सेट 1 का, ठीक है, इसमें मैं आपको सारे 5 मार्क्स to 8 मार्क्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। बने रहिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करिए, वर्क हार्ड, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।